जी हाँ, नमस्कार। पीएसबी इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पूर्व की कक्षाओं में हमने मानव भूगोल को पढ़ा था। आज वापस अपना भौतिक भूगोल स्टार्ट हो रहा है और भौतिक भूगोल का अपना 2 यूनिट हो गई, तीसरी यूनिट अब स्टार्ट हो रही है। उसका पहला टॉपिक है फोल्ड्स ब्रंश। तो अपना प्रश्न है, ब्रंश किसे कहते हैं तथा ब्रंश के कितने प्रकार हैं। तो आज अपना जो टॉपिक है वह है ब्रंश। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोल्ड्स। तो सामान्य अर्थों में जब किसी चीज का धरातल के अंदर दबाव पड़ता है, तनाव लगता है और भू संचलन होता है, ऐसी परिस्थिति में ब्रंशन क्रिया उत्पन्न होती है। जब खिंचाव लगता है तो वलन होता है। तो यहाँ पर सामान्य अर्थ में जब भूपटल की चट्टानों में एक तल के सहारे उत्पन्न दरार या विभंग, जिसमें विशालता विभंगता के सहारे बड़े पैमाने पर चट्टानों का विस्थापन होता है, जिन्हें ब्रंश कहते हैं। तो तनाव मूलक संचलन के कारण, उसका अर्थ है तनाव मूलक संचलन के कारण भूपटल की चट्टानों में एक तल के सहारे उत्पन्न दरार या विभंग जिसमें विभंग तल के सहारे बड़े चट्टानों का विस्थापन होता है, उसे ब्रंश कहते हैं। अनेक विद्वानों ने ब्रंश की परिभाषा इस प्रकार दी है, जब पृथ्वी पर दरार पड़ती है, उसके सहारे एक दूसरे भाग आगे पीछे खिसक जाते हैं, तो उन्होंने उनको ब्रंशन क्रिया कहा है। यानी कि सामान्य रूप से ब्रंशन क्रिया धरातल का कोई भाग इस प्रकार से इसका होता है। यानी कि यह खिंचाव जो लगता है, इस क्रिया को उन्होंने ब्रंशन की क्रिया कहा है। इस क्रिया को उन्होंने क्या कहा है? ब्रंशन की क्रिया कहा है। और दूसरे विद्वानों ने बात करते हैं तो आर्थर होम्स ने भी यही कहा है, ब्रंश वह विभाजित धरातल है जिसमें चट्टानें सापेक्षित रूप से ऊपर नीचे हो जाती हैं। यानी कि चट्टानों का इनका सापेक्षिक रूप से खींचने का कार्य होता है और अब दूसरे से ऊपर नीचे खींच जाती हैं, उनको उन्होंने ब्रंशन क्रिया कहा है। अनेक विद्वानों के परिभाषित करने से स्पष्ट होता है कि जब तनाव मूलक शक्ति भूपृष्ठीय शेल में बृहत स्थानांतरण होती है,
तो ऐसी प्रक्रिया में वंचन की क्रिया होती है। वंचन को अनेक प्रकार हैं और वंचन के अनेक ही रूप बताए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करते हैं वंश के प्रकार। वंश के प्रकार की बात करते हैं। वंश निर्माण हलचल की दिशा, बल की में विभिन्नता तथा भूपृष्ठीय संरचना में भिन्नता के कारण इसकी अंतर स्पष्ट होता है। वंश प्रत्येक प्रभेदक रूप से स्थलाकृति का निर्माण करता है, जो इसके प्रकार हैं। पहले ही हम वंश के प्रकार में बात करते हैं, तो पहला है सामान्य वंश। सामान्य वंश में जब वृंशन के कारण वंश तल से एक चट्टान टूटकर नीचे घस जाती है और शीर्ष भाग ऊपर हो जाता है, तो उसको सामान्य वृंशन कहते हैं। जिस प्रकार से किसी भी चट्टान का, इस चट्टान का ऊपरी भाग है और उसके अंदर इस प्रकार की बनावटें होती हैं, तो एक भाग टूट जाता है और दूसरा भाग नीचे घस जाता है। ऐसी परिस्थिति में इसको सामान्य वंश की संज्ञा दी है। इसमें इस क्रिया में उसको गुरुत्व वृंशन भी कहते हैं, क्योंकि चट्टानें गुरुत्व शक्ति के कारण एक दूसरे के आगे पीछे खिसक जाती हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को गुरुत्व वृंशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्व वृंशन, क्योंकि इस पर प्रभाव जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति का लगता है, इसलिए, और इस वृंश उद्गार बनते हैं इसलिए। अब बात करते हैं हम दूसरे उसकी, तो दूसरा जो है वह है व्युत्क्रम वृंश। व्युत्क्रम वृंश में तनाव मूलक शक्तियों के कारण जब चट्टानों में दरार पड़ने से दोनों भाग अपसारित हो जाते हैं, आमने सामने अपसारित हो जाते हैं, साइड में खिसक जाते हैं, तो उसको व्युत्क्रम वृंश कहते हैं। इस वृंश में चट्टानें एक दूसरे से अध्यारोपित हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर आरोपित हो जाती हैं। जैसे कि अगर ये चट्टान है और दूसरी उसके ऊपर आरोपित हो गई, उस चट्टान को उन्होंने व्युत्क्रम वृंश की संज्ञा दी है। यानी कि एक चट्टान का दूसरी चट्टान के ऊपर आरोपित हो जाने की जो क्रिया थी, उस क्रिया को उन्होंने व्युत्क्रम कहा है। इस वृंश को अविलक्षित वृंश भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रायः क्षैतिज रहता है, यानी कि क्षैतिज रूप से यह वृंशन रहने के कारण इसको अविलक्षित प्रतिभा भी उस वृंशन क्रिया को कहते हैं। अब बात हम तीसरे वृंश की करते हैं, तो सीढ़ीनुमा या सोपानी वृंश। सीढ़ीनुमा या सोपानी वृंश। इस प्रकार का वृंश जो कई वृंशों के निर्माण के कारण होता है, नाम से ही स्पष्ट है। जिस वृंश में सीढ़ीनुमा आकृति बन जाती है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं उसका,
यानी कि यहाँ पर आप देखना चाहें तो यहाँ इस प्रकार की जो आकृति स्थलाकृतियाँ बन गई हैं, तो सीढ़ी नुमा ब्रंश को इस प्रकार का ब्रंश कहते हैं। इस ब्रंश को उन्होंने क्या कहा है? सोपानी ब्रंश। ब्रंश या सीढ़ी नुमा। जिसमें समानांतर भ्रंशों का निर्माण होता है। सभी भ्रंश तल के ढाल एक ही दिशा में होते हैं तथा इनका निर्माण तब होता है जब अधोलिखित खंड का नीचे की ओर एक ही दिशा में उत्तर होता है। अर्थात जब किसी भूभाग में अनेक भ्रंश में इस तरह का निर्माण होता है, सभी भ्रंश का ढाल एक दिशा में होने के कारण सोपानी और इस प्रकार से इस भ्रंश को दैत्याकार सोपान भी कहा जाता है। दैत्याकार भ्रंश भी इस भ्रंश को कहते हैं। अब बात करते हैं चौथे भ्रंश की। तो अब आपके पास में है पार्श्विक या नतिलंबी भ्रंश। नतिलंब जिस ब्रंश में चट्टाने क्षैतिज संचलन होने पर पार्श्विक भ्रंश का निर्माण होता है, जिसमें भ्रंश कगारों की रचना पर बहुत कम होते हैं। जब भ्रंश चट्टानों में अनुदैर्ध्य या नमन दिशा में समानांतर रहती हैं, ऐसे भ्रंश को पार्श्विक या नतिलंबी भ्रंश कहते हैं। समानांतर कटकों का निर्माण जो एक प्रकार से कठोर होता है, तो उन्हें नतिलंबी भ्रंश या समानांतर भ्रंश की श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें एक दूसरे पर नति लंबी ब्रंश में एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती हैं। इसको उन्होंने नति लंबी भ्रंश कहा। क्या कहा है? नति लंब भ्रंश। अब बात करते हैं इस चौथे भ्रंश के बाद में हम पांचवें भ्रंश की। तो समानांतर भ्रंश। समानांतर भ्रंश में जब किसी पर्वत श्रेणी की रचना में संपीड़न अधिक होता है और उसके अनुदैर्ध्य समानांतर भ्रंशों का निर्माण होता है, तो उसके पास ही पास दूसरे भ्रंश का निर्माण होता है, तो उन्हें
समानांतर भ्रंश को कहा जाता है। समानांतर भ्रंश में क्या होता है कि एक खंड से दूसरे अनुदैर्ध्य खंड में इसमें ऐसा समानांतर होता है कि वह धीरे धीरे अपने कार्य की ओर बढ़ता है। समानांतर भ्रंश नागर साहब बोला ना। इसमें एक दूसरे के समानांतर चलते हैं, इसलिए उस भ्रंश को उन्होंने समानांतर भ्रंश कहा है। आज इस भ्रंश में इतना ही। कल पुनः वापस इस भ्रंश के बारे में और अध्ययन करेंगे हम, और वापस इसके बारे में आपको जानेंगे। आज भ्रंश का टॉपिक आज इतना ही। कल जो शेष बचा है कल वापस पुनः मिलेंगे। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। जय हिंद, जय भारत।